संस्कृत पढ़ना शुरू किया फिर से। तो आज मैं आपको संस्कृत पढ़ाने जा रहा हूँ। संस्कृत में हमारा जो लेवल है ये वाले कोर्स में, ये अभी हमारा लेवल 1 है। तो हम लोग एकदम स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। जो हमारा एक तरह से बिगनर्स जो होते हैं, जिन्हें संस्कृत का कुछ भी नहीं आता, वहां से हम संस्कृत पढ़ना शुरू करेंगे। आपको ये बोर्ड दिख रहा है? पूरा ये बोर्ड आपको दिख रहा है? अगर आपको दिख रहा है तो यस प्रभु जी, आप रिस्पॉन्स कर दें, है ना? ओके, यस, थैंक यू। तो बेसिकली संस्कृत जो क्या है, अगर आप जानते हैं संस्कृत, तो आप जानते हैं कि संस्कृत क्या है। संस्कृत एक लैंग्वेज है, भाषा है। जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, मराठी है, उर्दू है, वैसे संस्कृत एक भाषा है। लेकिन संस्कृत जो है वो विशेष भाषा है, खास है। इसमें क्या खास है? एक तो ये सबसे प्राचीन भाषा है ना? जो हमारे ऋषि मुनि और जितने भी साधु संत हुए हैं, जिन्होंने कुछ भी लिखा है तो संस्कृत में लिखा है। जो प्राचीन टेक्स्ट जो है वो सारे संस्कृत में है। और ये बहुत साइंटिफिक है, बहुत ही लॉजिकल है। कुछ भी यहाँ पे बिना कारण से नहीं होता। एक्सेप्शनल जो चीजें हैं वो बहुत कम है। बाकी लैंग्वेजेस में आप देखेंगे तो बहुत सारा ऐसी त्रुटियां होती हैं जहां हम मान लेते हैं कि चलो ठीक है, अब ये है तो है। लेकिन संस्कृत में आपको बहुत साइंटिफिक मिलेगा और बहुत ही कम शब्दों में बहुत अधिक अधिक जो नॉलेज है, बहुत अधिक जो इंफॉर्मेशन है वो दिया जाता है संस्कृत में। इसलिए संस्कृत जो है वो आज के समय में अगर कोई समझे, सीखे और उससे अगर कम्युनिकेट करे तो वो बहुत अच्छा होगा समाज के लिए भी, और जो जो मेथड है पढ़ाने का, सीखने का, उसके लिए भी बहुत अच्छा होगा। लोग साइंटिस्ट जो हमारे हैं आजकल के, वो भी ये मानते हैं कि जो हमारा संस्कृत जो लैंग्वेज है, अगर उसको वो यूज करे कंप्यूटर्स में और बाकी जगहों पे, तो उसकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी। तो हमें इसलिए संस्कृत को पढ़ना चाहिए और इसको और लोगों को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि संस्कृत जो है आज के समय में बहुत कम ही लोग हैं जो उसको पढ़ते हैं, या फिर स्कूलों में भी उसके बारे में बहुत कम ही वैल्यू दिया जाता है। लोग संस्कृत को इग्नोर करते हैं अब, है ना? लेकिन संस्कृत जो है, अगर हम इसको सीखेंगे तो एक तो हमें शास्त्र पढ़ने में हमें आसानी होगी, क्योंकि सारे शास्त्र जो है वो संस्कृत में है। और अगर ये इतनी मधुर भाषा है, इसको बोलने से हमारा वाणी, हमारा तेज बाहर आता है। तो हमें संस्कृत पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, प्रयास करना चाहिए जितना हमें आता है। बहुत ही अच्छा सरल लैंग्वेज है। जैसे अगर आप मैथ्स पढ़ते हैं तो एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले में डाल दिया, फिर सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। उसी तरीके से संस्कृत है, जिसमें आप एक मेथड समझ गए, उसमें आप वर्ड डालते जाइए, अलग अलग सेंटेंसेस बनते जाएंगे। ठीक है? तो हम लोग, क्योंकि अभी हम हिंदी जानते हैं, ज्यादातर लोग हिंदी जानते हैं, इसलिए संस्कृत को अगर हमें सीखना है तो हम हिंदी से रिलेट करेंगे। हिंदी और इंग्लिश आप बोल सकते हैं। तो जो जो वर्ड हमें संस्कृत में नए मिलेंगे उनका हम हिंदी समझते जाएंगे, ताकि हमें आसानी होगा कि अच्छा संस्कृत में इसको ये कहते हैं, है ना? तो क्योंकि हम भाषा पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला चीज हमारा होगा कि हम ये जाने कि जो ये लैंग्वेज है उसमें जो वर्ण है, उसमें जो अक्षर हैं, क्योंकि हर भाषा में वर्ण होता है। तो हम वर्ण को पहले जानेंगे कि कौन कौन से वर्ण हैं जो संस्कृत में हमें जानने चाहिए, है ना? जैसे हिंदी में होता है स्वर, व्यंजन, संयुक्त वर्ण। उसी तरीके से संस्कृत में भी होता है। इंग्लिश में अल्फाबेट्स होते हैं, है ना, वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट। तो संस्कृत में भी हमारा जो है स्वर और व्यंजन होता है, संयुक्त वर्ण होते हैं। ठीक है? कुछ विशेष चिन्ह भी होते हैं। तो मैं एक चीज आपसे बोलना चाहूंगा कि क्योंकि ये संस्कृत है, लैंग्वेज है, आप सीख रहे हैं इसको, तो सबसे जरूरी है कि इसको आप नोट्स करें। अगर आप नोट नहीं करेंगे, उसको लिखेंगे नहीं, तो बाद में आप भूल जाएंगे। तो कुछ भी चीज मैं अगर बोर्ड में लिख रहा हूँ या बता रहा हूँ लिखने के लिए, तो आप उसको जरूर नोट कीजिए। ठीक है? तो आज से हम शुरू करते हैं। ठीक है, आइए। सबसे पहला चीज जो हम पढ़ेंगे आज वो है वर्णमाला। तो संस्कृत में क्या वर्णमाला है? संस्कृत में जैसा हिंदी हमारा है वैसा ही संस्कृत में भी वर्णमाला है। तो वर्णमाला क्या है? बेसिकली वर्ण के समूह। वर्ण क्या होते हैं? अक्षर। अक्षर मतलब जिसको हम और तोड़ नहीं सकते। जैसे अगर आप बोल सकते हो कि साइंस जैसे बोलता है ना कि एटम है, तो एटम तो टूट टूट जाते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन,
वो तो अभी ऐसा है कि एक्सपेरिमेंट का चीज है, वो बोलेंगे कि इसके आगे भी टूटता है, लेकिन अक्षर जो है, वर्ण जो है, ये कभी टूटेगा नहीं, ये इंडिपेंडेंट है, इसके आगे ये और नहीं क्षर हो सकता, इसलिए इसको अक्षर कहते हैं। ठीक है, तो संस्कृत में दो तरह के वर्ण हैं, एक है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। तो स्वर कौन कौन से हैं? अगर हम बोले स्वर, स्वर का मतलब ये है कि ये स्वतंत्र है, इसको किसी और वर्ण की या किसी भी तरह की आवश्यकता नहीं है इसको उच्चारण करने में। ठीक है, तो स्वर जो है वो आ आ आ ई ई उ उ। ठीक है, उसके बाद री। और संस्कृत में दो वर्ण विशेष हैं जो हिंदी में और बाकी जगहों पे नहीं मिलेंगे। ये है, ये तो री है और ये है री। थोड़ा और है ना जोर देके अब जब इसको बोलेंगे तो री इसको बोलेंगे। एंड देन ये है लिरी, ला में री लगा हुआ लिरी। ठीक है, देन ए आई ओ औ। तो ये टोटल ये है 13, कुल जो इनकी संख्या है वो है 13। तो 13 जो वर्ण है इनको स्वर वर्ण कहते हैं। इसमें आई, आ, ई, उ, उ, री, री, लिरी, ए, आई, ओ, औ। ये 13 जो वर्ण है ये स्वर वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट्स करें, अभी तुरंत इसको नोट्स करें। आप अपने पास कॉपी और पेन रखें हमेशा, इसको नोट्स करके और फिर हम इसके आगे व्यंजन वर्ण जो है उसको अभी जानेंगे। तो एक बार आप नोट्स कर लें फिर आप मुझे बता दें। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये री के आगे क्या है? जो ये बड़ा है वाला री री है इसके। और हाँ ये जी, है री और ये है लिरी। ल, ल है ना, अगर मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिखूं इसको। ल के नीचे हलंत है। हाँ, ला में हलंत नहीं है, ये ला है, इसमें री है। ये जो री है जब इसकी मात्रा देखेंगे तो यही मात्रा निकलेगी री, ऐसे। तो वही ला के नीचे री लगी हुई है, इसको लिरी और बोलते जो हैं दूसरे, इस पूरे। और प्रभु जी दूसरे नंबर वाला री है, इसके नीचे भी री लगा हुआ है। नहीं, इसके नीचे जो है ये तो एक बार है, इसमें दो बार है। जैसे हा होता है ना, हा, हाँ जी, हाँ वैसे जी, ही इसमें ठीक लगा है। हुआ है ना। ये री है और ये है ठीक। री, इसको री जोर से बोलेंगे री। और ये है लिरी। वो दो बार नहीं ठीक दिख है, ये रहा है तीन प्रभु। जो है, क्या नहीं दिख रहा है? वो दो बार नहीं दिख रहा है, एक ही ये नहीं बार दिख दिख रहा रहा है, है। देखिए दो ये बार। ऐसा है, जैसे ऐसे आया, फिर ये यहाँ और फिर ये यहाँ, ऐसा है। दिख रहा है आपको अभी? आप मेरे जो स्क्रीन है उसको पिन कीजिए तो आपको दिख जाएगा, या फिर मैं बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ऐसा है। प्रभु जी, ये कोई दो शब्द बता पाएंगे क्या आप? मतलब री को यूज करके और री को यूज करके कोई अलग अलग तो समझ में आ जाएगा। अच्छा, इस री को तो बहुत लोग जानते हैं, जैसे हम लोग ऋषि लिखते हैं ना, ऋषि। तो ये री से होता है। और ये री से मैं थोड़ा एक दो वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा अभी, मैं एक बार कल चेक करके बता दूंगा। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो संस्कृत में यूज होते हैं, बाकी जगहों पे यूज नहीं होते, इसलिए इन दोनों से आपको वर्ड थोड़े कम मिलेंगे। मुझे भी थोड़ा याद नहीं आ रहा अभी, तो मैं इसको और इसको आपको कल बताऊंगा। इसके यूज किए हुए वर्ड, इससे जो बनते हैं वर्ड, वो मैं आपको कल बताऊंगा एक बार। ठीक है, बाकी को तो आप जानते ही अच्छे से, इन तीनों को बस ध्यान देना है। ठीक है, नोट्स कर लिया आपने? जी प्रभु जी। होगा प्रभु। जी प्रभु, ओके कर लिया प्रभु जी। ओके।
अब है व्यंजन। तो व्यंजन जो है, हम पहले से जानते हैं, हिंदी में हमने पढ़ा है कि व्यंजन ऐसे अक्षर है, ऐसे वर्ण है जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। ये खुद से अगर हम बोलना चाहेंगे, खुद से अगर व्यंजन उच्चारण करना चाहेगा, उच्चारण करेंगे जो व्यंजन का हम, तो वो पॉसिबल नहीं है जब तक हम उसमें स्वर ऐड नहीं करते। तो इसलिए इसको लिखते हैं कि स्वर की सहायता से, अगर मैं इसका कोई पूछे कि व्यंजन किसको कहते हैं, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण, इनको हम कहेंगे व्यंजन। इसका उदाहरण आपको पता ही है। अभी हम पहले जानते हैं कि व्यंजन कितने हैं, कौन कौन से हैं, ठीक है। तो जब भी कोई व्यंजन हम लिखते हैं जिसमें स्वर नहीं ऐड होता है, स्वर नहीं रहता है उसमें, तो हम उसको हलंत के रूप में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? जैसे अगर हमने ये लिखा है का, तो इसके नीचे एक लाइन ऐसे हम डालते हैं, इससे पता चलता है कि ये जो है बिना स्वर का है, ये शुद्ध व्यंजन है, ठीक है ना। क, ख, ग, घ, ङ, ञ, इसको कंठ से बोलना है। क, ख, ग, घ, ञ। च, छ, ज, झ, ञ, ञ। इसको थोड़ा सा जीभ को दांत के ऊपर, जिसको तालु कहते हैं, वहां पे थोड़ा टच होगा। च, छ, ज, झ, ञ। ट, ठ, ड, ढ, नो। अब ये जो है ये तालु में टच होगा, और ये सारे जो वर्ण है ये थोड़ा और ऊपर जाएगा, है ना। दांत के ऊपर तालु, और तालु के ऊपर मूर्धा होता है। तो मूर्धा में जो है जीभ टच करेगा। ट, ठ, ड, ढ, न। ये न आएगा। और उसके बाद त, थ, द, ध, न। अब ये जो है ये सब दांत को टच हो रहा है, जो जीभ है वो दांत को टच कर रहा है। त, थ, द, ध, न, है ना। ये सारे जो है वो दंत को टच करेंगे, दांत को। और ये सारे जो है वो होठ, ओष्ठ जिसको हम लोग संस्कृत में बोलते हैं, उन सब से ये सारे वर्ण बोले जाएंगे। प, फ, ब, भ, म, ठीक है। इसके बाद मैं यहां ले लेता हूं। गुरुजी जरा हटिए ना, मैं नहीं दिख रहा हूँ। हाँ, मैं आपको समझ दूंगा लिखने के लिए। ठीक है। और वो सारे जो है उनको भी अलग अलग जगहों से बोलते हैं। उसमें कुछ कुछ ऐसे हैं जिसमें दो जगह यूज होता है, ठीक है। कोई ऐसे वर्ण है जिसको उष्ण व्यंजन कहते हैं, जब हम ज्यादा जोर से बोलते हैं, तो उसमें है य, र, ल, व, तालव्य श, तालु को टच होता है, तालव्य श, मूर्धन्य श, सा, जो दांत को टच होगा उसको दंत सा कहते हैं, सा, है ना। ये है तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा,
हाँ, तो इन सबको आप नोट्स कीजिए, उसके बाद फिर जो है आगे हम लोग बात करेंगे। जी पहला वाला आपने बोला कि गले से करते हैं, फिर तालु, फिर मूर्धा, और हाँ, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये वाला चले ये जाएगा कंठ में। इसको हम लोग आगे और अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं बताने के लिए बता रहा हूँ। ये कंठ है, ये है तालु, है ना, ये है मूर्धा, ये है दंत, और ये है ओष्ठ। हाँ, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। प्रभु जी बगल में क्या लिखा है, दिखाई नहीं दे रहा है। किधर? इस ओर यस, हाँ। या है, र है, ल है, व है, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ह, सब में हलंत लगा हुआ है। ये स्क्रीन में तो दिख रहा है, आप उसको पहले पिन कीजिए, जो स्क्रीन है ना, उसको पिन करेंगे तो आपका जो स्क्रीन है वो बड़ा हो जाएगा। प्रभु जी तो फिर ये जो य र ल व ये भी कंठ से ही है? क्या बोल रहे हैं? य र ल व ये भी कंठ से ही होता है? नहीं, ये इसमें कुछ कुछ ऐसे हैं जो दो ध्वनियां निकलती है, मतलब दो जगहों से उच्चारण स्थान होता है उसका। और जैसे ये सब है वो तो सिंगल है, तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा। लेकिन ह, कंठ और ह, कंठ को यूज करते हैं, ठीक है ना। और भी थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जो मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा, लेकिन बाकी जो है ये क्लियर है कि अलग अलग कंठ से, तालु से, मूर्धा से, दंत से, ओष्ठ से ये सारे निकलते हैं, उच्चारण स्थान होता है। और ये इन तीनों का भी क्लियर है, ये तालु है, ये मूर्धा है और ये दंत है। इन सबको थोड़ा चेक करना पड़ेगा कि ये किन किन जगहों से इनका उच्चारण स्थान है, वो मैं थोड़ा कल चेक करके बताऊंगा आपको। आंखों पर जो अंतस्थ कहते हैं ना। हाँ, अंतस्थ भी बोलते हैं, उसमें व्यंजन भी कहते हैं, लेकिन कौन अंतस्थ है कौन उसमें है वो मुझे चेक करना पड़ेगा। जी या रा ला वा सा ये जो है, सॉरी, हा सा सा ये तीनों ऊष्म है जी, और हा या रा ला वा ये अंतस्थ है जी। या रा ला वा ये सारे अंतस्थ है, यस जी। और ये सारे उसमें है। ओके, यस जी। ठीक है, मैं चेक कर लूंगा। ओके। प्रभु आपने क्यों नहीं लिखा? क्या बोल रहे हैं? छ ना, छात्र ज्ञान, ये सब तीनों जो है वो संयुक्त व्यंजन में आएंगे, मतलब व्यंजन ही है वो, लेकिन संयुक्त व्यंजन में आएंगे। तो अभी हम लोग संस्कृत में पहले इसको पढ़ेंगे कि ये व्यंजन है, और वो संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन जो है बहुत सारे हैं संस्कृत में, इसलिए हम उसको अलग तरीके से पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, इसके इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग। क्या 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 व्यंजन कहा आपने? अंतस्थ क्या? हाँ, ये कह रहे हैं कि ये जो है ये है उष्म व्यंजन, उष्म। ये हिंदी में एक्चुअली पढ़ा है, होता है, लेकिन संस्कृत में मुझे चेक करना पड़ेगा इसको नाम बोलते हैं या नहीं बोलते हैं। और इसको कहते हैं अंतस्थ, अंतस्थ, ठीक है। संस्कृत में मुझे चेक करना पड़ेगा, संस्कृत में इसको ऐसा नाम दिया गया है या फिर नहीं, हिंदी में इसका नाम दिया हुआ है, ठीक है। उष्मा या उष्मा? उष्म, उष्म, उष्म मतलब गर्मी, है ना, उष्मा जिसको कहते हैं उष्म, तो ये उष्म व्यंजन। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये त थ वाली लाइन में तीसरा व्यंजन क्या है? दंत वाली जो ये है लाइन है। द, जिससे हम लोग दांत लिखते हैं या दवात लिखते हैं, है ना, द, इसमें नीचे लगा हुआ है हलन। प्रभु जी द दो जगह आई है क्या? नहीं, द ये के जो बाद है एक हाँ, ये द है, ठीक है,
और ये है ढ। अगर आप इसको द मान रहे हैं, द समझ रहे हैं, तो ये द नहीं है, ये ढ। ट, ठ, ड, ढ, है ना, ढ। इससे ढोलक वर्ड हाँ आता है ना। हम्म। एक बार अगर आप नोट कर ले तो मुझे मुझे बता दीजिए, मैं फिर इसको। हो गया प्रभु जी। हो गया प्रभु जी। ओके। तो ये तो हमने पढ़ लिए जिसमें व्यंजन हमने पढ़ा, लेकिन इसके अलावा दो चीजें हमें जाननी है। एक तो है जो कुछ विशेष चिन्ह है, जिसको कुछ लोग जानते भी होंगे, हम कहते हैं अनुस्वार और विसर्ग। ये बहुत ही विशेष चिन्ह है जो संस्कृत में हमें जानने चाहिए। अनुस्वार अगर हम इसको समझेंगे तो अगर हम कोई भी व्यंजन वर्ड लेते हैं, अक्षर लेते हैं, जैसे अगर हम क ले लिए, अगर उसमें हम अनुस्वार को जोड़ेंगे, है ना, अनुस्वार को अगर हम जोड़ेंगे तो बेसिकली उसके ऊपर एक बिंदी आता है, ये बन जाएगा कम। ठीक है, काम में अगर हम अनुस्वार को जोड़ेंगे तो बन जाएगा कम। और अगर काम में अगर हम विसर्ग को जोड़ दें तो ये हो जाएगा कह। ये दो बहुत ही विशेष चिन्ह है, अनुस्वार और विसर्ग। ये बेसिकली अनुस्वार तो आपको हिंदी में मिलेगा, लेकिन विसर्ग आपको हिंदी में नहीं मिलेगा, है ना। तो इसको भी आप पहले नोट करें। एक चीज और है, जब भी हम अगर व्यंजन को बोलते हैं तो हम बोलते हैं हलंत, है ना, हलंत व्यंजन। हलंत व्यंजन कौन होंगे? अगर हम सिर्फ शुद्ध व्यंजन को ले रहे हैं, जैसे कि क, ख, है ना, च, प, ये सारे जो है वो हलंत व्यंजन है। लेकिन जब अगर हम उसके साथ स्वर को जोड़ दिए हैं, जिसमें हम ज्यादातर हम अ जोड़ते हैं, तो अगर अजंत व्यंजन इसको बोलते हैं। फिर अजंत, जिसमें का जो है वो पूरा हो जाएगा, मतलब इसमें आ जुड़ जाएगा, है ना, का हलंत प्लस आ, तो ये हो जाएगा क। खा हलंत प्लस अ, तो ये हो जाएगा खा। इस तरह से जितने भी व्यंजन जो शुद्ध व्यंजन में अगर हम स्वर को जोड़ दिए हैं, उसको हम कहते हैं अजंत व्यंजन। और ऐसे व्यंजन जिसमें शुद्ध है, जिसमें कोई स्वर जुड़ा हुआ नहीं, उसको कहते हैं हम हलंत व्यंजन। ठीक है, इस चीज को आप भी लिख लीजिए। प्रभु जी, ये अनुस्वर और विसर्ग जो है आपने लिखा है, वो अम और अह को, इन दोनों को बोलते हैं क्या? हाँ, अनुस्वार कहते हैं जब भी, बेसिकली ये जो है ये कहलाएगा अनुस्वार, है ना। जब भी स्वर व्यंजन के साथ में अंग आके जुड़ेगा, ये कहलाएगा अनुस्वार, और ये कहलाएगा विसर्ग। जब जब ये इस तरह का चिन्ह व्यंजन के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, तो ये जो चिन्ह है ना, इन चिन्हों को ही अनुस्वार और विसर्ग कहते हैं। प्रभु जी सबसे नीचे क्या लिखा हुआ है, नहीं समझ आ रहा है। सबसे नीचे लिखा हुआ है अजंत व्यंजन, जिसमें ये है का हलन प्लस आ हो गया है क, खा हलन और आ मिलके हो गया है खा। ठीक है, ये हलन, ये अजंत। जिसको थोड़ा बोलेंगे कैसे, जो क के नीचे हलंत है तो उसको बोलने में कैसे बोलेंगे? इसको ऐसे ही बोलेंगे, इसको बोलेंगे क, लेकिन इसमें आप देखेंगे इसमें थोड़ा जोर हम कम देंगे, क, ख, च, प। जब हम इसको बोलेंगे तो क, ख,
इसमें आ जुड़ जाएगा, है ना। जब हम आ जोड़ के बोलेंगे तो इसमें ज्यादा हम जोर देके बोलेंगे, क ख ग घ ग, इस तरीके से सारे अजंत वाले व्यंजन को बोलेंगे। लेकिन जब हम हलंत बोलेंगे तो उसमें सॉफ्ट रहेगा, सॉफ्टनेस रहेगा, क ख। ठीक है, थोड़ा ये पहचानने में मुश्किल होगा, लेकिन लिखेंगे तो समझ में आ जाए कि ये हलंत हलंत है, ये अजंत है। जैसे बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं, जैसे कि अगर हम बोलेंगे भवन, और इसमें अगर हम ऐसे अगर लिखा हुआ है ना के नीचे हलन डाला हुआ है, तो हम समझेंगे कि ये जो ना है इसमें स्वर नहीं जुड़ा हुआ है। इन दोनों में स्वर जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें स्वर नहीं जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से हम पहचानेंगे, लिखा हुआ चीज वैसे पहचानेंगे। ठीक है, इसको मिटाता हूं मैं, आपने नोट्स कर लिया होगा। वो भवन, प्रभु जी वो अभी हम लोग देख, यस, का भवन लिखना है क्या? क्या बोला आपने? ये जो विसर्ग और अनुस्वार जो है हाँ, विसर्ग, भवन लिखना है क्या? नहीं नहीं, भवन नहीं लिखना है, वो मैं बस उदाहरण बता रहा था आपको। इधर जो लिखा था हलंत अजंत अनुस्वार विसर्ग, वो लिखना था। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे मात्रा। जब स्वर व्यंजन से जब जुड़ती हैं तो मात्रा के रूप में जुड़ती है। जब भी स्वर जितने भी हमने देखे, आ ई उ ऊ, ये सारी जितनी स्वर हैं, ये व्यंजन से जब जुड़ेंगी तो मात्रा में जुड़ेंगी। कैसे जुड़ेंगी? जैसे हम अगर का लेते हैं तो ये शुद्ध व्यंजन है, इसमें जब अगर हम आ जोड़ेंगे, है ना, अगर हम आ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा क, और अगर इसी में हम अगर आ जोड़ दिए, ये आ, तो ये हो जाएगा का। ठीक है, काला, है ना, इस तरह से सारे वर्ड बनेंगे। तो इसी तरीके से हम जब हम ई जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा की। ठीक है, काम में ही अगर हम ई जोड़ दिए, ये ई और ये ई, ऐसे इसको और भी तरीके से बोलते हैं, हर्षई ई भी बोलते हैं, है ना। हिंदी में जब हम पढ़ेंगे तो ये हर्षई दीर्घई ई आता है, तो हम वो भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम सिंपली बोले ई ई तो समझ में आता है कि ये छोटी ई है ना, हर्षई ई है, ये बड़ी ई है, तो ये हो जाएगा की। काम में अगर हम ऊ जोड़ेंगे, कू, कू। ठीक है, ये मैंने बताया आपको स्वर में ये री है, तो जब इसको जोड़ेंगे व्यंजन के साथ तो ये हो जाएगा, काम में जोड़ेंगे तो हो जाएगा क्री, जिसमें हम लोग कृष्ण बनाते हैं वर्ड, है ना, कृष्ण, क्री। ठीक है, ये ऐसे करके 2 बार आएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली ये और लिरी संस्कृत में ही आएगा, बाकी जगहों पे नहीं आएगा। इसको ये अभी आप इसको मतलब करके ये जो है काम में ए जोड़ेंगे के, और काम में आई जोड़ेंगे का ये। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी री जी। के बाद क्या लिखे आप? ये री है और ये है री। हाँ, जब हमने स्वर पढ़ा था तो हमने देखा था 3, री, री और लिरी। तो ये री है, ये लिरी है, ये री है और ये री है। जैसे कृष्ण बनेगा, और इससे जो वर्ड है मैं थोड़ा चेक करके आपको बताऊंगा। और हमने अनुस्वार विसर्ग में भी देखा है, तो इसको भी लिख लेते हैं यहाँ पे।
इस तरीके से सारे जो स्वर की मात्राएं हैं वो जुड़ती है। ये जो है ये अनुस्वार और विसर्ग अलग से है, बाकी ये सारे स्वर है। ठीक है। प्रभु जी आपने जो स्वर में लिरी बताया था, हाँ उसमें तो ल खुद एक व्यंजन है, तो वो स्वर में कैसे हाँ, बन गया? वो लेकिन है तो नहीं प्लस ला और जी जी, तो है। लेकिन जैसे अब ये एक विशेष स्वर है। अभी इसके बारे में कैसे आया वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये एक विशेष स्वर है जो संस्कृत में यूज होता है। बहुत कम जगहों पे यूज होता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा यूज होता है, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे ये वर्ड आता है, ये स्वर आता है। तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे बाद में। लेकिन अभी आप ये जाने कि एक री, एक री है ना, और एक लिरी, ये तीन ऐसे स्वर हैं। ये तो आपने हिंदी में देखे होंगे, लेकिन ये दो जो आपको संस्कृत में जानने चाहिए। ठीक है, इसके बारे में हम और बात करेंगे बाद में, बाकी आगे क्लास में। प्रभु जी आपने ठीक है। लिरी को लेकर जॉइंट करके नहीं बताया हाँ, ना अभी? इसको हम नहीं बता रहे हैं। इसको मुझे चेक करना पड़ेगा कि इसका कैसे ला के साथ में कैसे आएगा, वो मुझे चेक करना होगा। लेकिन इन दोनों को आप देख सकते हैं कि एक बार ये ऐसे क्री आएगा और एक बार में ये दो बार आ जाएगा इसमें, है ना। जब ये री है तो ये एक बार आएगा, और री है जब तो ये दो बार घूम जाएगा। जी प्रभु जी। ठीक है, इसके वर्ड मुझे चेक करने पड़ेंगे, मैं आपको कल बताऊंगा, कल या आगे क्लास में। हरे कृष्ण प्रभु जी। जो जी हरे एड्रेस कृष्ण। जैसे हम बोलते हैं पितृ ऋण या गुरु ऋण, वैसे वो जो ऋण है वो मतलब छोटा वाला है, बड़ा वाला है। और कृपण का पितृ जो ऋण ना, हाँ पितृ। कृपण का जो क्रू है वो किस में आता है? मतलब र या र में आता है? पितृ पितृ ऋण, पितृ ऋण, ऋण जब हम ऐसे लिखते हैं तो ये पहला वाला ही है, ये आपका जो है ना पहला वाला, ये पहला वाला ही है। जी ठीक है ना, दूसरा वाला नहीं है। पितृ में भी ऐसे पहला वाला है। कृपण शब्द उसमें भी कृपन भी, हाँ कृपन में भी पहला वाला ही है, कृपन, ये पहला वाला ही री। प्रभु जी आप संस्कृत क्लास में संस्कृत बोलना भी सिखा देंगे हमें अपने आप से? माता जी अभी क्या है, लेवल 1 हमारा ऐसा है कि हम पहले तो संस्कृत के व्याकरण कुछ देखेंगे, है ना, जो बेसिक वाले हैं, और हम हिंदी से संस्कृत, संस्कृत से हिंदी करना सीखेंगे पहले, क्योंकि संस्कृत बोलना ये तो थोड़ा और हमें समय लगेगा। लेकिन लेवल 1 में हमारा प्रयास रहेगा कि जो हम क्लास 4 में या 2-3 में पढ़ते होंगे ना स्कूलों में, वहां से लेके क्लास 10 तक जो हमारा संस्कृत है, जो हमारा टेक्स्ट है, किताबें हैं, उसको पढ़ना समझना हमें आ जाए कि वो सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, अगर कोई क्वेश्चन अगर आ रहा है तो उसके आंसर क्या कर सकते हैं। हिंदी से संस्कृत, संस्कृत से हिंदी करना हमें आ जाए, इतना कर लिया हमने। और जो श्लोक है, जो हमारी गीता के श्लोक हैं, है ना, जो भी आप श्लोक पढ़ेंगे इस लेवल 1 में, उन श्लोकों का हिंदी खुद से करना आ जाए तो वो हमारे लिए एनफ हो जाएगा लेवल 1 के लिए। और इसके लिए हमें एक तो चाहिए व्याकरण, कि व्याकरण कैसे काम करता है, मतलब संस्कृत में हम कैसे अलग अलग चीजों को, जैसे शब्द रूप है, धातु रूप है, उपसर्ग, प्रत्यय, इन सब चीजों को पढ़ेंगे। और साथ ही साथ शब्दकोश हमें बहुत जानना पड़ेगा, क्योंकि हमने जैसे इंग्लिश जब पढ़ते हैं तो हम इंग्लिश में देखते हैं कि बहुत सारे वर्ड हमें जानने होते हैं, ताकि हम उसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकें। तो उस तरीके से ही संस्कृत में भी बहुत सारे वर्ड्स हमें जानने होंगे, नए नए वर्ड्स आएंगे जो हो सकता है आपने पहले सुने होंगे या फिर नहीं सुने होंगे, तो उनको हमें एक नोट्स करना है, नोट्स करेंगे ताकि हम बाद में फिर उसको जाके हम चेक कर सकते हैं कि अच्छा ये वाला वर्ड का हिंदी या संस्कृत ये है। तो इसलिए हमें एक तो व्याकरण समझना है, शब्द को समझना है, और ट्रांसलेशन जानना है। पहले ये करेंगे, फिर हम प्रयास करेंगे कि हम संस्कृत में बातें करना, उसमें भी हम शुरू करें। उसमें समय लगेगा, लेकिन हो सकता है लेवल 1 में ना हो, लेवल 2 में हो, तभी हम लेवल 1 में सिर्फ ट्रांसलेट करना पहले सीखेंगे। ठीक है, ओके। तो अभी हम इसके आगे जो है बहुत सारे संयुक्त व्यंजन, आपने ये उतार लिया, इसको मैं मिटा दूं? हो गया प्रभु जी। प्रभु जी।
ओके प्रभु। तो बहुत सारे संयुक्त व्यंजन हैं जिसको हम लोग अभी थोड़ा देखेंगे, ठीक है। तो संयुक्त व्यंजन होते क्या है? अगर हम, जैसे हमने अभी देखा, स्वर को व्यंजन में अगर स्वर को जोड़ दें तो वो एक तरह से मात्राएं जोड़ने से उनके अलग अलग फॉर्म बन रहे हैं जो व्यंजन के फॉर्म है। लेकिन अगर हम व्यंजन को व्यंजन में ही जोड़े, अगर जैसे कि अगर मैं बोलूं ता में, इसको अगर मैं लिखूं कि क्या बोलते हैं संयुक्त व्यंजन को, तो एक या दो या दो से अधिक, है ना, दो या दो से अधिक व्यंजन को जोड़ने पर बनते हैं, जोड़ने पर ये बनते हैं। तो जो संयुक्त व्यंजन कैसे बनते हैं? दो या दो से अधिक व्यंजन को अगर हम साथ में जोड़ते हैं, है ना, जोड़ते हैं, जोड़ने पर ये बनते हैं। जैसे इसके उदाहरण में अगर हम देखें तो अगर हम ता, जो हलंत ता है ना, और अगर र, जिसमें रा, हलंत और आ, अगर ये तीनों को जोड़ दे, मान लीजिए अगर इसको नहीं भी जोड़े, सिर्फ अगर हम रा हलंत को ही जोड़ दे, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा त्र हलंत। हलंत इसलिए क्योंकि यहाँ आ नहीं आया है, स्वर नहीं आया है, इसलिए ये हलंत में ही रहेगा, ठीक है। और भी इसके उदाहरण है, जैसे कि हमने, अगर हम क, हलंत और मूर्धन्य सा, इसको अगर हम जोड़ दे तो ये बनेगा श हलंत, ठीक है। ज हलंत और न्या हलंत को अगर जोड़े तो ये बढ़ेगा न्या, है। ज्या, इसको ज्या बोलते हैं, ज्या, ठीक है ना। ज्या भी बोलते हैं बहुत लोग, लेकिन इसको शुद्ध अगर बोलेंगे तो ज्या, ज्ञान, विज्ञान, इस तरह से हम लोग इसको बोलते हैं। ये शुद्ध इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा, उच्चारण हो जाएगा अगर हम इसको करेंगे तो। इस तरह से और भी बहुत सारे उदाहरण है, तो हम लोग एक एक करके लिखते हरे जाएंगे। कृष्णा अभी प्रभु आप जी। इसको उतार लें जी। प्रभु जी सेकंड नंबर क्या बोले? त्रो के बाद ये है का हलन और ये है मूर्धन्य सा, है ना, मूर्धन्य सा हलन। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो छ हलंत बनेगा। छ से हमने क्षत्रिय, छ। ये क्षत्रिय, हाँ वही वाला, हाँ, छ त्र ज्ञ, हाँ ज्ञ, छ त्र ज्ञ, ये तीन संयुक्त व्यंजन जो हम लोग पहले से जानते हैं। इसके अलावा भी हैं और कुछ ऐसे हैं जो हम जानते हैं, कुछ हैं जो नए नए लगेंगे। श्र बनता है वो कौन से वाले श से बनेगा? श्र, क्या बोल रहे हैं? श्र, श्र जो अगर बनता है श्री श्राप में जो जो। आएगा ना ऐसे, यस यस, ये हम लोग अभी आगे देखेंगे, अभी इसके बाद जस्ट इसको देखेंगे। प्रभु जी ये क्षत्रिय वाला छ नहीं है, ये श्री वाला ये श्रेय है। क्षत्रिय वाला नहीं, छ ये श्री, अलग होता है। हाँ ये क्षत्रिय वाला छ है और ये है नहीं श्री नहीं, वाला श्रा। ये क्षत्रिय वाला लिखा है आपने क प्लस श में, ये हाँ दोनों एक नहीं है, ऊपर श्र और जो आपने लिखा है नीचे। नहीं, ये जो श्रा है ना, ये बनेगा तालव्य श्रा से, ओके, है ना, हाँ ये बनेगा श्रा। और ये जो मूर्धन्य श है इससे बनेगा छ, है ना, क्षत्रिय वाला छ, ठीक है। और इसमें अभी और भी बहुत सारे हैं जो हम लोग अभी इसके बाद देखेंगे। आप अभी पेशेंस रखिए।
सॉरी ये का नहीं, ये वाला है, ये दूसरा है। ये वाला आप जो है इसको मत तारिएगा, वो दूसरा है ना, वो श्रा है, श्रा और रा से बनेगा, वो का से नहीं बनेगा। जी 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 प्लस रो है, क्या क्या है जो ये ता के नीचे हलन प्लस इसके नीचे ये हाँ, जा है, जा हलन और न्या, चा न्या। छा जा झा न्या। हाँ चा, जब हम चा लिखे थे ना, चा छा जा झा, उसमें लास्ट में आया था न्या, वो न्या जब दोनों जुड़ेगा तो ज्या बनेगा, ज्या। इसको हम लोग ज्ञानी, जैसे अगर हम ये वाला जानते होंगे है ना, तो ये जो ज्या है यहाँ पे रद लगा हुआ है, ये उससे बनता है। हाँ ठीक है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, इसके आगे जो संयुक्त व्यंजन के लिस्ट है, एक तरह से बहुत सारे हैं, तो उसको हम लोग कल से शुरू कर लेंगे, क्योंकि वो फिर बहुत समय लग जाएगा उसमें। अभी आज हम लोग यहीं तक छोड़ेंगे इसको, ठीक है। तो इसमें अगर किसी को कुछ अगर ऐसा लग रहा है जो नहीं समझ में आया अभी तक, तो आप पूछ सकते हैं। और ये वीडियो तो अपलोड होगा ही बाद में, तो आप वहां भी देख सकते हैं, ठीक है। आज हमने देखा है कि कौन कौन से वर्ण है, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और प्रभु जी अनुस्वार, विसर्ग। प्रभु जी जो Yes. न्या का है, जो प्लस न आता है ना, वो न थोड़ा बड़ा लिख के दिखाइए ना। देखिए ज प्लस न्या, ये बनेगा ज्ञा, ठीक है ना। सब में हलंत लगा हुआ, हलन हलन हलन, ठीक है। दिख रहा है ना आपको, स्क्रीन क्लियर है ना? मे बी नेटवर्क के कारण स्क्रीन क्लियर ना हो। बस प्रभु जी थोड़ा सा बड़ा दिखा करें, थोड़ा सा, बाकी और बड़ा लिख दूं? ठीक है, मैं इसको मिटा के अच्छे से देता हूँ। ये जा और ये है न्या, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो बनेगा ज्या, ठीक है। ठीक है ना, अब दिख रहा है ना? इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, करेक्ट प्रोनाउंस कैसे करेंगे प्रभु जी? देखिए दो जो अक्षर हैं ज और न्या, इन दोनों को साथ में बोलना होगा, है ना। ज न्या, ज्या, हाँ ज्या। इसको अगर हम प्रयास करें तो ज्या जैसा आएगा, ज्ञानी, विज्ञान, है ना। इस तरह से इसको प्रोनाउंस करना पड़ेगा, थोड़ा समय लगेगा उस पर। आप चाहे तो इसको बाद में फिर से देखिए, वीडियो जब अपलोड होगा तो प्रोनाउंसिएशन थोड़ा आपको समय लगेगा उस पर, ऐसा कोई नहीं तुरंत एक ही दिन में आपको आ जाएगा, ठीक है। तो वो आप कीजिए, लेकिन न्या बोलता है, क्या बोलते हैं? आपको ये जो सेकंड वाला अक्षर है, तो इसको आप जैसे न्या बोल रहे हैं इसको, तो कोई इसको इया भी बोलता है। हाँ यहाँ भी बोलते हैं, लेकिन क्योंकि देखिए ये जो है वो तालु से निकला हुआ है, अगर आप इसको बोलेंगे सही से तो न्या यहाँ बोलते हैं ना बहुत लोग, क्योंकि वो बोलते बोलते वो हो जाता है। ऐसा होता है ना कि बहुत सारे लोग बोलते बोलते कुछ अलग ही बोलने लग जाते हैं। तो ये जो एक्चुअल उसका जो उच्चारण है वो है न्या, हाँ चा छा जा जा न्या। तो इसको जब जा से जब जोड़ेंगे, जा प्लस न्या, ज्या, ज्ञानी, है ना, तो वैसे करके आएगा। देखिए क्या है, संस्कृत ऐसा चीज है जो हम क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है, उच्चारण किया नहीं अच्छे से, तो ऐसा नहीं हो कि हम एक ही दिन में सब कुछ सीख लेंगे या फिर उसको उच्चारण करने लगेंगे, समय लगेगा इस पे, ठीक है। हो सकता है मेरे उच्चारण में भी कुछ गलती हो, क्योंकि मैं भी उतना पंडित नहीं हूँ, लेकिन मैं जहां तक जाना इसको, तो यहाँ तक इसको ज्या बोलते हैं, ठीक है। और अगर आप देखेंगे तो आगे आपको आवाज आपका कट रहा है, क्या बोल रहे हैं? ज्ञा भी बोलते हैं कोई। ज्ञा, हाँ बहुत लोग ज्ञा बोलते हैं, ज्ञानी, जैसे ज्ञानी, ये भी बोलते हैं। लेकिन जब अगर आप इसको किसी अच्छे संस्कृत के जानकार से पूछेंगे तो इसको ज्ञा नहीं बोलेंगे,
इसको ज्या ही बोलेंगे, ठीक है ना। आप इसको अभी मानो कि इसको ज्या बोलते हैं, अभी आप ये मत मानो कि वो क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं। अभी मैं जो बता रहा हूँ कि ये ज्या इसको बोलते हैं, तो इसको आप एक बार मान के इसको उच्चारण करके सीखो आप, ठीक है। बाद में आप इसको चेक कर लेना कि वो एक्चुअली में क्या है क्या नहीं है, लेकिन आप इसको ज्या ही बोलना भी शुरू करो, ठीक है। प्रभु जी, फिर हम मराठी में अपने आप बोलते हैं, वो भी गलत है क्या? प्रभु जी, क्या कह रहे हैं आवाज? यस, मराठी एक एक कोई बोलिए बोलते हैं, मराठी में। क्या बोलते हैं, वो भी गलत है क्या? आपका आवाज कट रहा है। नहीं, हरे मराठी कृष्ण का मुझे नहीं पता माता जी, मराठी में जानता नहीं। प्रभु जी, मराठी मैंने, हाँ, त हलंत र हलंत हलंत और उसको क्या बोलते हैं? ता हलन रा हलन, इसको बोलते हैं त्र। त्र। त्रिशूल से बनता है त्र, ठीक है। ये बहुत मतलब बहुत लोगों ने इसको पढ़ा है बचपन में स्कूलों में, ये बहुत आसानी से सबने पढ़ा है, सबको आता है। कुछ ऐसे वर्ण थे जो जैसे संस्कृत में आते हैं, उसको बस हमें जानना था और उच्चारण सीखना था, ठीक है। तो हमें मतलब आज का क्लास हम यहीं पे रखेंगे। और किसी कोई प्रश्न? गिरिराज जी ने हाथ खड़ा किया है, अगर उनका कुछ प्रश्न है तो। हलंत व्यंजन और अजंत व्यंजन में थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। हलंत सभी जगह व्यंजन में हलंत लगता देखिए, है। हलन का मतलब ही है कि वो स्वर के बिना है, बिना स्वर के है ना। जैसे अगर मैं बोलूं का और इसमें हलंत लगा हुआ, इसका मतलब इसमें कोई भी स्वर जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन अगर मैं अजंत व्यंजन बोलूं, तो जैसे मान लीजिए की एक अजंत व्यंजन है, इसमें स्वर लगा हुआ है ना। अगर मैं बोलूं क्री, तो ये एक अजंत व्यंजन, इसमें री जो है, री का जो मात्रा है वो लगा हुआ है। तो ये सारे जितने भी का, की, कु, री, क्री, के, काई, को, काउ, ये सारे जितने भी है अजंत कहलाएंगे। और जो का के साथ हलंत लगा हुआ है, इसको सिर्फ कहेंगे हलंत व्यंजन, ठीक है। तो स्वर के बिना जो है वो है हलंत, स्वर के साथ में जो है वो है अजंत। मतलब जितने भी व्यंजन है सबके नीचे हलंत लगना ही है इसमें। जितने भी व्यंजन है सभी के नीचे हलंत रहेगा। सबके नीचे हलंत लगा हुआ है, तो वो हलंत व्यंजन कहला रहे हैं, क्योंकि वो शुद्ध व्यंजन है, उसमें कोई भी स्वर लगा हुआ नहीं है। लेकिन अगर स्वर लग गया तो फिर वो अजंत व्यंजन कहलाएंगे, है ना। जैसे की, खी, गी, ये सारे अजंत व्यंजन है। जितने भी व्यंजन हमने पढ़े उसमें अगर हम स्वर लगा दिए तो वो अजंत व्यंजन कहलाएंगे, ठीक है। ये बस नाम देने के लिए है, ताकि हमें पता है कि हाँ इसमें स्वर लगा हुआ है, इसमें स्वर नहीं लगा हुआ है, ठीक है ना प्रभु। और किसी ने हाथ खड़ा किया है? मनोज कुमार जी ने हाथ खड़ा किया। मूर्धा मतलब क्या, मुंह से बोलने वाला क्या, टा ठा वाला? मूर्धा, देखिए जब आप अगर अपने जीभ को दांत में टच करेंगे ना, तो उसके जस्ट ऊपर आपको एक मांस का जो है जगह, उस पर टच करेंगे, उसको कहते हैं तालू, है ना। दांत के जस्ट ऊपर तालू कहलाता है, और वो थोड़ा सॉफ्ट होता है। उसके और ऊपर जाएंगे तो आपको थोड़ा हार्ड पार्ट मिलेगा, उसको कहते हैं मूर्धा, है ना। जैसे हम जब चा बोलते हैं, च, आप बोल के जब देखेंगे च, तो दांत के जस्ट ऊपर जो सॉफ्टनेस वाला जो पार्ट है मांस का, वहां हम टच कर रहे हैं जीभ को, इसलिए उसको तालु कहते हैं। तालव्य श भी जो है वहीं से बोलते हैं, हाँ, श, तालव्य श। और जब हम उसके और ऊपर जाएंगे तो हम उसको कहते हैं मूर्धा। जैसे हम बोलेंगे जब हम ट, तो देखिए आप जीभ हमारा और ऊपर जा रहा है, ट, थ, द, ढ, न, मूर्धन्य न, है ना, न, और मूर्धन्य श, ये भी ऊपर में जाएगा। तो जीभ जो है वो वहां पे टच हो रहा है, मूर्धा में टच हो रहा है। ये अलग अलग जगह है, तालु, मूर्धा, कंठ, है ना, ओष्ठ, दंत, ये सब उच्चारण के स्थान है, जहां से जीभ या फिर जहां से हम जीभ को टच करते हैं तो वहां से उच्चारण होता है अलग अलग वर्ण का। तो ये हम लोग और आगे अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमने बस थोड़ा सा मूर्धा मतलब सबसे ऊपर में जब जाएगा तो मूर्धा है, सबसे ऊपर मूर्धा। हाँ, दांत, दंत, उसके ऊपर तालु, और उसके ऊपर मूर्धा, है ना। दांत वाला जैसे त, थ, द, ध, ये सब दांत वाले व्यंजन वर्ण है। उसके ऊपर तालु वाले हैं, च, छ, ज, झ, और उसके ऊपर जो है
मूर्धा वाला है, ट ठ ड ढ, इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी का? प्रभु जी हम्म, तो ये समझ में आई है, ये तो चलो पहले भी हिंदी में भी कुछ पढ़ा कि मतलब इसकी जो आवाज है मतलब हमें उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यस यस, पढ़ने को जो हमें सीख उच्चारण, यस उच्चारण पे ज्यादा ध्यान देना है, और कैसे लिखते हैं, कहाँ हलंत है कहाँ अजंत है, उस पर ध्यान देना है। ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अच्छे से लिख नहीं पाते हैं, इस कारण से उनकी हैंडराइटिंग भी आप देखेंगे बहुत जगह पे बहुत लोग अच्छे से हैंडराइटिंग होता नहीं, क्योंकि हम पहले हम वर्ण को लिखना ही नहीं जानते अच्छे से, है ना। बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग ऐसा कर देते हैं कि अगर हम खा लिख रहे हैं तो ऐसे लिख देंगे, तो अब ये खा नहीं है, इसको कोई अगर पढ़े तो ये रा और वा लगेगा। तो खा लिखने का तरीका क्या है, खा ऐसे लिखते हैं, ये जो है वो सटा हुआ होता है, ठीक है, तो वैसे लिखेंगे। धा लिखते हैं अगर हम, तो धा ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं, तो ये बीच का जो है वो लाइन नहीं रहता है, इसको ध्यान देना है। भा लिखते हैं, है ना, ये दोनों तरीके से, कोई दोनों सही है, लेकिन बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीजें जाननी जरूरी है, क्योंकि अगर हम वर्ण नहीं जानेंगे, अक्षर नहीं जानेंगे, तो फिर हम शब्द सही से लिखेंगे नहीं, और शब्द नहीं लिखेंगे तो फिर हम वाक्य कैसे बनाएंगे। तो सही से लिखना और सही से पढ़ना, ये चीज तो हमें व्याकरण सिखाता है ना। तो इसलिए ये जरूरी है, इसको जानेंगे फिर हम आगे, इसके आगे कल जो है संयुक्त व्यंजन और बहुत सारे हैं, इसको देखेंगे और फिर हम लोग थोड़े व्याकरण में और आगे जाएंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। और किसी को प्रश्न है? मनोज कुमार जी ने हाथ खड़ा किया, अगर वो पूछना है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे रखते हैं, फिर हम लोग प्रभु कल जी देखेंगे आगे। हरे कृष्णा। हाँ कौन सा में हाँ आएगा? हाँ कौन सा उच्चारण में आएगा? हाँ जैसे श ता मूर्धा और स दांत, और ह कौन सा में आएगा? हाँ, हा जो है इसको उष्म व्यंजन कहते हैं। इसको हा जब बोलते हैं ना तो कंठ, हा कंठ और एक और स्थान है, इसको साथ में लेना पड़ता है, लेकिन मैं इसको थोड़ा चेक करूंगा। मैंने बताया क्लास में कि यर अलावा श श और स हा, इन सब के बारे में थोड़ा उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ पे मुझे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी में तो अंतस्थ और उष्म करके इसको कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, अलग अलग कोई कंठ और ओष्ठ से बोला जाता है, जैसे व जब बोलते हैं हम लोग तो कंठ और ओष्ठ दोनों साथ में होता है, ठीक है ना। तो इसी तरह से य जब बोलते हैं तो तालु और कंठ ये साथ में होता है, लेकिन चेक करके मैं कि क्या सही क्या एग्जैक्ट है वो मैं चेक कि करके आपको सबका बताता हूँ। ठीक है, लिस्ट मिलेगा, जैसे कौन सा क्या लिस्ट के हिसाब से? यस आप इसको नोट्स अभी आपने लिखा है ना, तो उसी तरह से कल हम लिखवा देंगे सारा कि ये कंठ और ओष्ठ है, ये इसका है, वो आप नोट कर लीजिए। एक रिक्वेस्ट था आपसे हरे कृष्णा प्रभु जी। जी बोल रहा यस था जैसे हिंदी की जो वर्णमाला है वैसे ही संस्कृत की हाँ पूरी जो है उसमें